शुक्र ठीक ठाक। आप सुनाएं। बस अल्हम्दुलिल्लाह। रोजे शोजे कैसे जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह। चलो दैट्स गुड। रोजों में रूटीन जरा चेंज हो जाती है। यस सर। और आजकल तो कोरोना की वजह से सर बिल्कुल ही पहले चेंज भी हुई यही हुई है। थी हमारी। हाँ। यस सर। बिल्कुल मैं सर। कह रहा हूँ सर पहले भी रूटीन यही थी। हाँ, रूटीन तो ग्रेजुएट की तो ये खैर यही होती होगी, लेकिन जो नॉन ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनकी ज़रा डिफरेंट होती है। तो जो अंडर ग्रेजुएट के बच्चे होते हैं, तो अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, पहले जुमे की वजह से एक आ जाया करता था ब्रेक। एक डिफरेंस होता था एक आम डे में और जुमे के दिन में ना। जुमे की नमाज बंदा इत्माम से पढ़ता था, यस। बाकी सारे सिलसिले। तो अब वो भी बिल्कुल सर, नहीं है। बिल्कुल। अब वो भी नहीं है, तो दिस इज जस्ट अ रूटीन डे ना। तो इट्स जस्ट अ रूटीन डे जिसमें कोई डिफरेंस नहीं है एक आम दिन में और जुमे के दिन में। उसी तरह बस शुरू होगा, उसी तरह जोर की नमाज अदा कर दी जाएगी और उसी तरह सिलसिला जो है वो खत्म हो जाएगा। यस सर। आमना, ये दरवाजा बंद कर दो यार। अच्छा, तो बार अल्लाह ताला खैर वाफियत रखे। और जी जनाब, क्या किया फिर पिछला वीक? तो उसमें रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से एक पेपर तो मुझे मुनीब का, मेरा ख्याल है मुनीब ने भेजा था मुझे, एक्सेलरोमीटर वाला जो पेपर है। यस सर। अहमद, तुमने क्या डिसाइड किया है? सर मैंने भी एक्सेलरोमीटर पे ही किया था। हमारी डॉक्टर सेल से बात हुई थी लास्ट वीक। तो वो कह रहे थे कि एक रिपोर्ट बनाओ एज अ प्रोजेक्ट, जिसमें जो है आप ये सारा लिटरेचर रिव्यू वगैरह करोगे। तो सर अभी रिव्यू पेपर्स काफ़ी पड़े हैं। 30 to 40 जो है वो डाउनलोड तो कर लिए मैं, तो इंशाल्लाह बस इसी तरह 100 सर कह रहे थे कि 100 कम से कम आपने पढ़ने हैं। तो वो नेक्स्ट वीक तक इंशाल्लाह सर वो भी हो जाएंगे। अच्छा देखो, मसला ये होता है कि नंबर नहीं पूरा करना होता कि जिसको पढ़ना है। मेरे लिए तुम 20 भी पढ़ लोगे तो काफ़ी होगा, ठीक है। द थिंग इज, जो फोकस होता है ना, वो आपने लूज नहीं करना होता। आप ये देखते हो कि जी मैं पढ़ रहा हूँ वो पेपर मेरे एक तो रेलिवेंस है उस काम से जिस काम को मैंने फोकस किया हुआ है, ठीक है। और दूसरा ये कि कौन सा ऐसा पर्टिकुलर एस्पेक्ट है जो मुझे देखना है। तो अच्छे क्वालिटी के पेपर पढ़े जाने चाहिए, ठीक है। कोशिश करो कि जर्नल्स के पेपर पढ़ो, ठीक है। और कोशिश करो कि अच्छे ऑथर्स के पेपर्स पढ़ो, ठीक है। ये इंडियन के जो इंडिया में रह के जो पेपर हैं उनको छोड़ दो, वो अभी पैथेटिक काम किया होता उन्होंने, या इस तरह के जो छोटे छोटे हैं, ठीक है। तो फोकस करो अच्छे जर्नल्स, चंद एक अच्छे जर्नल्स हैं जो मेम्स के एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। उन उन जर्नल्स के अंदर ही रहो। फॉर एग्जांपल जिस तरह सबसे पॉपुलर जर्नल है जर्नल ऑफ मेम्स, IEEE का जर्नल है, ठीक है। यस सर। फिर जो है उसके बाद जिसका पेपर तुमने मुझे भेजा है तैफून का, ठीक है। यस सर। उसके बाद फिर है माइक्रो सिस्टम टेक्नोलॉजी है, ठीक है। ये भी अच्छा जर्नल है, स्पेंजर का है ये बेसिकली। फिर सेंसर एंड एक्चुएटर्स एक जर्नल है, सेंसर एंड एक्चुएटर एल्सवेयर का है, सेंसर एंड एक्चुएटर ए, ठीक है। उसको आप यस जरा सर, बिल्कुल देखो। वो सर ने बताया था। हाँ, उसको देखो, ठीक है। ये अच्छे जर्नल्स हैं मैम्स के ना। माइक्रो मशीन्स है, ठीक है। नैनो टेक्नोलॉजी और माइक्रो टेक्नोलॉजी नेचर के वो हैं, ठीक है। तो ये वो जर्नल्स हैं जो कि अच्छे रिप्यूटेड जर्नल्स हैं जिसमें रिप्यूटेड लोग काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इन पे फोकस सर करो। वो दूसरी क्लास में हम लोग थे, डॉक्टर सोहेल बता रहे थे कि ना, उन्होंने कहा था कि आप लोग दोनों एक्सप्लोमीटर्स पे ना करो, डिफरेंट फील करो। तो फिर मैंने उस जो है उस स्पेशल कोर्स के लिए ना, मेम्स के कोर्स के लिए मैं जो रिव्यू पेपर लिख रहा हूँ वो एनर्जी हार्वेस्टर पे रिव्यू कर रहा हूँ। अच्छा चलो, अच्छा है। अगर एनर्जी हार्वेस्टर पे भी, एनर्जी हार्वेस्टर इज अ गुड टॉपिक, ठीक है। तो उसको भी देखा जा सकता है, लेकिन जो हमें चीज देखनी होती है ना बार बार, जिसमें मैं फोकस करता हूँ, वो होता है बेसिकली क्या हम ऐसा काम करें जो कल को हम बनवा सकें। ग्रेजुएट यस सर, अंडर बिल्कुल। अंडर ग्रेजुएट लेवल पे आपका जो मेन मोटिवेशन होनी चाहिए ना बिहाइंड ऑल दिस,
तो यह है कि आपने ग्रेजुएशन के अंदर ऐसा प्रोजेक्ट रखना है जिसको कल को अगर वो अच्छा डिजाइन हो जाता है तो वी कैन गो फॉर इट्स फैब्रिकेशन। ठीक है, बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्योंकि क्योंकि फैब्रिकेशन के बगैर पब्लिश करना आजकल काफी मसला है, इतना आसान नहीं है कि बगैर फैब्रिकेशन के आप सिर्फ डिजाइन के ऊपर पेपर निकाल दोगे। ठीक है, पहले कुछ जर्नल यस सर। सपोर्ट कर दिया करते थे, लेकिन अब हमारा एक्सपीरियंस यही है कि वो जर्नल्स भी अब इतने ज्यादा सपोर्टिव नहीं रहे इन टर्म्स ऑफ ओनली डिजाइन एंड मॉडलिंग एंड सिमुलेशन स्टफ। ठीक है, तो यू नीड टू ठीक गो है सर। फॉर अगर यानी कि वो ऐसा एरिया, ऐसा काम करना चाहिए जो कि आपको कल को अगर फैब्रिकेट करवाते हो आप डिवाइस, तो डिवाइस फैब्रिकेशन के बाद आपका एक अच्छा दे दे आपको स्टफ जिसमें आप फिर पब्लिश वगैरह कर सको, देख सको। ठीक है, तो सारे कामों में सबसे ज्यादा जो चीज होनी चाहिए हमारे नजदीक इंपॉर्टेंट, दैट इज कि कैन वी फैब्रिकेट दिस मेथड, दिस डिजाइन जो कि मैं डिजाइन करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो फैब्रिकेशन का जरूर ठीक है ध्यान में सर। रखा जाता होता है। ठीक है, क्योंकि एनर्जी हार्वेस्टर के अंदर मोस्ट ऑफ द मैकेनिज्म ऐसे हैं या मोस्ट ऑफ द फैब्रिकेशन टेक्निक्स ऐसी हैं जो कि फैब्रिकेट नहीं हो पाती हमारे सिस्टम्स के अंदर, राइट सर। मास वाई इलेक्ट्रोस्टैटिक के या कुछ टू सम एक्सटेंट पीजो इलेक्ट्रिक के। ठीक है, लेकिन फिर ये भी नहीं होता कि जी हम सिर्फ आपका डिजाइन ही फैब्रिकेट करवाएंगे। ठीक है ना, ये भी हमारा एक होता था कि एक एक चिप जाएगी तो एक चिप में 7-8 डिजाइन होंगे। ठीक है, यस सर। तो वो सारे डिजाइन एक ही तरह के बनेंगे ना। अब पीजो इलेक्ट्रिक का एक अलग मॉड्यूल है जिसमें पीजो इलेक्ट्रिक फैब्रिकेट होता है या पीजो इलेक्ट्रिक वाले मटेरियल्स फैब्रिकेट हो रहे होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला ऑल टुगेदर एक डिफरेंट है। ठीक है, तो ये हमारे लिए मुमकिन नहीं होता कि पीजो इलेक्ट्रिक का एक डिजाइन अगर आपने डिजाइन कर लिया है तो हम उसको अलहदा से भेज दें कि जी चले हमारे पास बहुत पैसे हैं तो हम 5-6 लाख रुपया लगा दें उसके ऊपर, सिर्फ एक डिजाइन जाए या 2 डिजाइन जाए। उसके मुकाबले में अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले में फॉर एग्जांपल मेटल माप्स जा रहा है या एस ओ आई माप्स जा रहा है, तो एस ओ आई माप्स में हो सकता है हमारे पास ज़्यादा डिजाइन हो, उसमें हमारी कॉस्ट भी जस्टिफाई हो जाती है। ठीक है, तो ये एक एनवायरनमेंट होता है जो कि आप ग्रुप के फॉर्मेट में जिस वक्त लेके चल रहे होते हो, तो आपको ये भी देखना होता है कि मेरे ग्रुप के मोस्टली बच्चे क्या किस किस टेक्निक पे, फैब्रिकेशन की किस पर्टिकुलर टेक्निक पे काम कर रहे हैं। अगर मोस्टली बच्चे एसओआई पे काम कर रहे हैं और चांस ये है कि नेक्स्ट बैच जो है फैब्रिकेशन का वो एसओआई पे जाना है और आप उस बैच के साथ मीट करना चाह रहे हैं, तो बेहतर ये है कि फिर आप भी एसओआई पे स्विच कर जाओ, क्योंकि एसओआई में अगर 8 डिजाइन होंगे तो वो चले जाएंगे, लेकिन एक डिजाइन अगर पीजो इलेक्ट्रिक का होगा तो वो ऑब्वियसली मसला होगा बिल्कुल उसके सर। लिए। ठीक है, बिल्कुल। ये एस्पेक्ट जिस वक्त आप ग्रुप में काम कर रहे होते हैं तो ये इंपॉर्टेंट होता है। ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है कि जिस वक्त आप लोग प्रोजेक्ट कर रहे होगे बाय द एंड ऑफ डे, जो आपका रिसर्च प्रोजेक्ट होगा उसमें भी ये चीज़ आपको जरूर देखनी है। जिस वक्त आप काम करो, एक तो अच्छा काम करो और दूसरा काम ऐसा हो कि जिसको कल को अगर आप फैब्रिकेट करवा सको, क्योंकि फैब्रिकेशन अगर हो जाती है डिवाइस की तो काफी हद तक चीजें स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाती हैं इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि अच्छा एक इम्पैक्ट देती है सारे के सारा स्टडीज के अंदर। तो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट इज। तो अब आप जो है वो बेसिकली मुनीब एनर्जी हार्वेस्टर पे काम कर रहे हो? सर मैं मेम्स के कोर्स में एनर्जी हार्वेस्टर पे रिव्यू पेपर लिख रहा हूँ। अच्छा, रिव्यू पेपर लिख रहे हो उसके ऊपर, ठीक है। हाँ, रिव्यू पेपर तो अगर लिखना है तो वो उसके लिए तो फिर वो एक जो है ना पेपर्स काफ़ी ज़्यादा स्टडी चाहिए होती है उसके लिहाज से आपको। तो ठीक है, चलो देखो फिर उससे हो सकता है कि तुम्हारा माइंड भी चेंज हो जाए बाय द एंड ऑफ डे और तुम शायद एनर्जी यस हार्वेस्टर सर, की। बेसिकली वो इसलिए इस कोर्स में एक्सेलरोमीटर्स और उसमें एनर्जी हार्वेस्टर सो दैट कि क्लियर हो जाए आगे फाइनल के थीसिस के लिए क्या सेलेक्ट करना है। हाँ, क्योंकि इस कोर्स में तो अब मेरा नहीं ख्याल कि हम प्रोजेक्ट कर सकेंगे, अब 2 वीक या 3 वीक तो रह गए हैं। लेकिन ये हमारी एक जो यस सर। रिसर्च जो हमारा वो एक है ना मोटिवेशन पीछे बिहाइंड द सीन के जी, आपका जो रिसर्च प्रोजेक्ट अभी आप सेकंड में हो ना, अभी आप थर्ड में यस कोर्सेज पढ़ोगे? सेकंड में। थर्ड में कोर्सेज लोगे ना आप? अब ये भी एक इशू यस सर, होगा कि थर्ड में थर्ड में लेने हैं कौन, बिल्कुल। थर्ड में आप कौन कौन से कोर्सेज दिए जाते हैं। चलें वो तो देखेंगे कि अल्लाह ताला खैर ऑफिसर की चीज़ें किस तरह चलती हैं, उसको किस लिहाज से चलती हैं। ठीक हो गया। अच्छा ये बताओ कि कुछ देखा वाइब्रेशंस वगैरह का और इस तरह की चीज़ें? सर कोर्स के अकॉर्डिंग। हाँ हाँ। यस सर। अच्छा जनाब, मैंने एक असाइनमेंट की थी तुम लोगों को, रिमेम्बर?
यस सर, यस सर, वो सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम की मोशन वो बतानी। हाँ, सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम के जो सॉल्यूशन थे डैम्ड डैम्प्ड के, सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम के डैम्प्ड यस सिस्टम सर, के जो अंडर डैम्प्ड, ओवर डैम्प्ड और क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम्स थे, उनका सॉल्यूशन बताना था, बेसिकली उनका सॉल्यूशन करना था। तो किया यस नहीं सर, किया? वो हो गई थी। यस सर, कर ली थी वो किधर है? कर ली थी तो भेजिए। सर मैं भेजिए। चेक कर लेता हूँ, मेरे ख्याल भेजी थी। सर हमें यही था कि आप गूगल क्लासरूम पे एक वो बना देते क्लास वर्क टाइप, तो उसमें हम सबमिट करा दें आपको। अच्छा चलो ठीक है, मैं फिर वो उसको बना देता हूँ, आप उस पर सबमिट कर देना, ठीक है ना? ओके सर। तो उसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है उसके अंदर? नहीं सर, वो नो क्लियर हो सर। गई थी। क्लियर हो गई थी, चलो ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने बेसिकली जो देखा था दैट वाज सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम्स, डैम्प्ड और अनडैम्प्ड। अनडैम्प्ड वाज अ लिटिल बिट सिंपलर वन। तो जिस वक्त हम डैम्प्ड पे आते हैं तो फिर हमारे पास तीन केसेस आते हैं। वन इज कॉल्ड ओवर डैम्प्ड, सेकंड वन इज कॉल्ड क्रिटिकली डैम्प्ड एंड थर्ड वन इज कॉल्ड अंडर डैम्प्ड। क्या फर्क होता है अंडर डैम्प्ड, ओवर डैम्प्ड और क्रिटिकली डैम्प्ड में? याद होगा अगर असाइनमेंट की है। अहमद? सर रिस्पॉन्स का होता है कि कितनी देर में जो है सिस्टम स्टेबल हो जाता है। हाँ, तो सबसे कम रिस्पांस किसका होता है? सर उसका होता है सर अंडर डैम्ड का होता नहीं यार, गलत कह रहे हो। अंडर क्रिटिकली डैम्प्ड में, डैम्प्ड फौरन है। स्टेबल हो जाती है। हाँ क्रिटिकली डैम्प्ड फॉरन नहीं, लेकिन रिलेटिवली स्पीकिंग टू द ओवर डैम्प्ड। क्योंकि अच्छा पहले मुझे ये बताओ कि ऑसिलेशन किस में मिलती हैं, जिसमें सिस्टम ऑसिलेट करता है? इन तीनों केसेस में से एक सिस्टम है जिसमें ऑसिलेट करता है, वो सर अंडर डैम्ड। वो डैम्प्ड। अंडर डैम्प्ड है, ठीक है। क्रिटिकली डैम्प्ड और ओवर डैम्प्ड में सिस्टम ऑसिलेट ही नहीं करता, ठीक है। और यस सर, इवन कंप्लीटिंग बिफोर द साइकिल वो जो है चला जाता है उसके अंदर स्टेबिलिटी। अपना स्टेबल कंडीशन के अंदर, ठीक है। अब जिस वक्त स्टेबल कंडीशन पे चला जाता है अंडर डैम्प्ड और ओवर डैम्प्ड के अंदर, सॉरी अंडर क्रिटिकली डैम्प्ड और ओवर डैम्प्ड के अंदर, तो फिर बात आ जाती है कि कौन कितनी जल्दी स्टेबल कंडीशन में जाता है या कौन कितनी जल्दी अपनी इनिशियल कंडीशंस में वापस आ जाता है। उसमें जो है वो बेसिकली क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम जो है वो हमेशा जल्दी आ जाता है एज कंपेयर टू द अंडर डैम्प ओवर डैम्प सिस्टम, ठीक है। जो कि मेजर एक वो है आपका स्टफ, ठीक है जनाब। अच्छा, हमने लास्ट टाइम एम्पलीफिकेशन पढ़ी थी। हेलो, हेलो, हेलो। सर आवाज कट रही है आपकी। अब आ रही है? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। हाँ ये सर अब आ रही है। अच्छा, अच्छा मैंने कहा कि हमने डायनेमिकल एम्पलीफिकेशन पढ़ी थी कोई चैप्टर 2 के अंदर? एम्पलीफिकेशन नहीं पड़ी थी। नो अच्छा, सर। एम्पलीफिकेशन नहीं पढ़ी थी, चलो पहले एम्पलीफिकेशन देख लेते हैं। अ,
अच्छा वो इसी चैप्टर थर्ड में ही पढ़ लेते हैं इसको, ठीक है जनाब। अच्छा थर्ड चैप्टर में हमने बेसिकली जो चीज देखी थी दैट वाज के चैप्टर 2 के अंदर तो हमने देखा ना कि सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम है, अनडैम्प्ड और ओवर सॉरी अनडैम्प्ड और डैम्प्ड सिस्टम है, ठीक है, लेकिन फ्री वाइब्रेशंस पे है, फ्रीली वाइब्रेटिंग सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पे हम बेसिकली देखेंगे कि सिस्टम जो है वो फ्रीली वाइब्रेटिंग नहीं है, जबकि सिस्टम जो है वो बेसिकली आपका फोर्स्ड वाइब्रेशंस के अंदर है, ठीक है। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फोर्स्ड वाइब्रेशंस? सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। अब कुछ बेहतर है? हेलो ये सर आपकी आवाज कट रही थी बीच में। अब बेहतर है? यस सर। अच्छा फोर्स्ड वाइब्रेशंस क्या है बेसिकली? ये जो स्लाइड खुली हुई आपके सामने, एक्सटर्नल यस। फ्रीली वाइब्रेशन में वाइब्रेशंस किस तरह होती हैं? बिकॉज ऑफ चेंज इन फ्री वाइब्रेशन चैप्टर 2 जो है, बिकॉज ऑफ चेंज इन इनिशियल कंडीशंस, इनिशियल कंडीशन। ठीक है ना। आप एक सिस्टम स्टेबल पोजीशन में है, सिस्टम अपनी स्टैटिक इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, आप स्टैटिक इक्विलिब्रियम पोजीशन से उसको ऑसिलेट करवाते हो, पुश करते हो फॉर एग्जांपल, या पुल करते हो उसको, और उसको एक नई पोजीशन दे देते हो, तो उसकी इनिशियल कंडीशंस चेंज हो जाती हैं, ठीक है, और फिर आप उसको छोड़ देते हो एंड लेट इट वाइब्रेट। तो वो अपनी इनिशियल कंडीशन की चेंज की वजह से वो ऑसिलेट करना शुरू कर देता है, ठीक है। झूला सेंटर में है, आपने झूले को पकड़ा, पीछे लाए और एक पर्टिकुलर पोजीशन पे लाके छोड़ दिया, ठीक है। अब आपने क्या किया, झूला पहले अपनी स्टैटिक इक्विलिब्रियम पोजीशन में था, वहां से आपने झूले की इनिशियल कंडीशन को चेंज किया, आपने वो पोटेंशियल एनर्जी वाला पूरा का पूरा जो मैकेनिज्म है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज इन पोजीशन की वजह से आई, और फिर आपने छोड़ा तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई, सिस्टम ने एक वेलोसिटी गेन की, ठीक है। तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हुआ आपका और इनिशियल वेलोसिटी भी चेंज हो गई। तो आपकी जो फ्री वाइब्रेशंस हैं उसमें बेसिकली जो ऑसिलेशंस हैं या जो वाइब्रेशंस हैं वो बिकॉज ऑफ द चेंज इन द इनिशियल कंडीशन होती है, ठीक है। और उसके बाद फिर आप फर्दर उसमें कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी इंट्रोड्यूस नहीं करवाते हो, ठीक है। जबकि फोर्स वाइब्रेशन में आप एक कॉन्टिन्यूअस सोर्स ऑफ एनर्जी सिस्टम के साथ एक्चुएटर के फॉर्मेट में लगा हुआ होता है, वो सिस्टम को कॉन्टिन्यूअसली एक्चुएशंस दिए रखता है, ठीक है। और जिस वक्त एक्चुएशन दिए रखता है तो इसका मतलब यह है कि अब हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन भी अकॉर्डिंगली चेंज हो जाती है। पहले हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन थी जो हम लोग जनरली देखा करते थे, दैट वाज एफ, ठीक है। अब ये हमारे पास डिफरेंट फोर्सिंग फंक्शन लिखे हैं उसने, दीज आर डिफरेंट फोर्सिंग फंक्शन। एफ ऑफ टी है एफ नॉट ई रेज टू पावर आई ओमेगा टी प्लस फाइव, एफ ऑफ एफ नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, एफ नॉट साइन ओमेगा टी फाइव, कोई भी फॉर्मेट हो सकता है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल के फॉर्मेट में भी हो सकता है, कॉस और साइन के फॉर्मेट में भी हो सकता है, ठीक है। ये एक्सपोनेंशियल का फॉर्मेट याद है, ई रेज टू पावर आई ओमेगा टी या ई रेज टू पावर आयलर्स आइडेंटिटी जिसको हम कहा करते थे, यस सर। cos ओमेगा टी प्लस आयोटा sin ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो ये e रेज टू पावर i ओमेगा टी प्लस 5 इज अगेन अ सिनुसाइडल फंक्शन, ठीक है ना, क्योंकि आयलर्स आइडेंटिटी के अंदर ही साइन और कोसाइन मौजूद है, ठीक है। तो जिस वक्त हम डायनामिक्स की बात करते हैं, जिस वक्त हम वाइब्रेशंस की बात करते हैं, तो हमारा जो सोर्स ऑफ एक्साइटेशन है वो सोर्स ऑफ एक्साइटेशन भी हमारा हार्मोनिक होता है, दैट कैन बी एनी सॉर्ट ऑफ फंक्शन, लेकिन हम यहाँ पे अपने आप को लिमिट करते हैं सिर्फ हार्मोनिक फंक्शंस पे। और हार्मोनिक फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? हार्मोनिक फंक्शन की डेफिनेशन है कि पीरियोडिक फंक्शन हैविंग अ साइन और कोसाइन शेप, ठीक है। तो जो हमारे पास e रेज़ टू पावर i ओमेगा t जो आयलर्स आइडेंटिटी है, ये आयलर्स आइडेंटिटी भी समहाउ
हार्मोनिक फंक्शन को ही रिप्रेजेंट कर रही होती है। गॉट इट? यस सर। ठीक है, तो ये हमारे पास अब फोर्सिंग फंक्शन है। ठीक है, मे बी हार्मोनिक, हम यहाँ पे अपने आप को लिमिट करते हैं हार्मोनिक तक ही, बट इट कैन बी नॉन हार्मोनिक बट पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक एंड रैंडम। तो किसी भी फॉर्मेट में आपके पास एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी आ सकता है, लेकिन हम चूंकि अपने आप को लिमिट कर रहे हैं हार्मोनिक तक, तो हम सिर्फ हार्मोनिक को देखेंगे। नॉन हार्मोनिक बट पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक एंड रैंडम को हम नहीं सॉल्व कर सकते, क्योंकि रीजन बिहाइंड के उसके लिए फिर आपको ऑब्वियसली किताब के अंदर तो हैं चीजें जनरल फंक्शन के नाम से, जो चैप्टर 5 है मेरा ख्याल है इसका। ठीक है, लेकिन हम बेसिकली वहां पे नहीं जाते, हम अपने आप को थ्योरेटिकली सिर्फ हार्मोनिक फंक्शन तक रखते हैं। तो हार्मोनिक फंक्शन में साइन या कोसाइन होना जरूरी है। ठीक है, तो ये सारे के सारे फंक्शन जो एफ नॉट ई रेज़ टू पावर आई ओमेगा टी, एफ नॉट कॉस ओमेगा टी, एफ नॉट साइन ओमेगा टी, ये बेसिकली हमारे पास हार्मोनिक फंक्शन है। ठीक है, अब क्या है, ये वही सिस्टम है। ठीक है, नो डैम्पिंग प्रेजेंट, डैम्पिंग प्रेजेंट, ठीक है, विदाउट डैम्पिंग, विद डैम्पिंग। ठीक है, अब जो है यहाँ पे आपके पास एक एफ ऑफ टी अवेलेबल है। ठीक है, अब एफ ऑफ टी फोर्स लाइक एफ नॉट कॉस ओमेगा टी हो सकता है, ए नॉट कॉस ओमेगा टी हो सकता है। ठीक है, एफ नॉट कॉस ओमेगा टी विल बी द फोर्स जो कि एक्साइटिंग फोर्स होगी, और उसके नतीजे में एक मोशन बेसिकली बॉडी पे आएगी, जो कि जिसका जिसका फंक्शन होगा ए नॉट कॉस ओमेगा टी। दोनों में क्या फर्क है? एक है एफ नॉट कॉस ओमेगा टी, एक है ए नॉट कॉस ओमेगा टी। इन दोनों में क्या फर्क है? कोई आता है समझ में? पहले मुझे ये बताओ, ए साइन ओमेगा टी, इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो क्या क्या हैं? ए साइन ओमेगा टी अगर मैं लिखता हूं फॉर एग्जांपल, ए साइन ओमेगा टी, ये एक साइन फंक्शन है। ठीक है ना? ए एम्पलीट्यूड, ए एम्पलीट्यूड है, और ओमेगा इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी, नहीं, नॉट नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ओमेगा एन होता है नेचुरल फ्रीक्वेंसी, दिस इज द सिंपल यस सर, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी एंगुलर वेलोसिटी भी हो सकता है जिसको ओमेगा हम बोल रहे होते हैं। यस सर, या ये हमारे पास एक इसकी बेसिकली फ्रीक्वेंसी है बेसिकली। ठीक है, अच्छा, तो एफ नॉट कॉस ओमेगा टी और ए नॉट कॉस ओमेगा टी में क्या फर्क है फिर? एम्पलीट्यूड का। एक है फोर्स का एम्पलीट्यूड जो कि एक्सटर्नली बॉडी के ऊपर अप्लाई हो रही है, और उसके रिजल्ट में जो बॉडी अपना एम्पलीट्यूड क्रिएट कर रही है, दैट इज ए नॉट। ठीक सर। ठीक है, तो एफ नॉट जो है वो फोर्स का एम्पलीट्यूड है जो कि उस पर आ रही है, और ए नॉट बॉडी का एम्पलीट्यूड है जो कि इन रिस्पॉन्स टू एफ नॉट कॉस ओमेगा टी रिस्पॉन्स कर रही है। ठीक है, अच्छा, दूसरा कॉस ओमेगा टी दोनों का सेम है। इसका क्या मतलब हुआ कि इसका क्या मतलब हुआ कि जिस जिस फ्रीक्वेंसी के साथ बॉडी ऑसिलेट कर रही है, फोर्स ऑसिलेट कर रही है, उसी फ्रीक्वेंसी के साथ बॉडी भी ऑसिलेट कर रही है। ठीक है ना? यस सर। कि अगर उसकी फ्रीक्वेंसी से 20 हर्ट्ज है, जो फोर्स उसने आके हिट किया है उसका, और उसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज है, तो जो बॉडी की फ्रीक्वेंसी होगी वो भी 20 हर्ट्ज ही होगी। वो 25 कर देंगे, फोर्स 25 पे आके हर्ट्ज पे हिट करेगी, तो बॉडी भी 25 हर्ट्ज के ऊपर ही आके हिट करेगी। ठीक है ना? तो एफ नॉट कॉस ओमेगा टी इज द फोर्सिंग फंक्शन, रिजल्टिंगली जो इस फोर्स की वजह से बॉडी ऑसिलेट करेगी, दैट विल बी ए नॉट कॉस ओमेगा टी, और फिर आगे सिलसिला चलता रहेगा। ठीक है ना? अच्छा, अब अगर सिस्टम अनडैम्प्ड है, ठीक है, तो आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगी? mx डबल डॉट प्लस के एक्स इक्वल टू, चैप्टर 2 के अंदर ये 0 हुआ करता था, यहां पे अब ये एफ नॉट कॉस ओमेगा टी आ गया, या कोई भी फंक्शन आ गया। ये यहाँ पे हम क्योंकि हार्मोनिक फंक्शन देख रहे हैं, तो ये हार्मोनिक फंक्शन है, अदरवाइज इट कुड बी एनी फंक्शन। हार्मोनिक हो सकता है, पीरियोडिक हो सकता है, नॉन पीरियोडिक हो सकता है, रैंडम हो सकता है, इम्पैक्ट हो सकता है, जर्क हो सकता है। ठीक है, दीज आर ऑल सॉर्ट ऑफ इनपुट्स जो कि फोर्सिंग फंक्शन की इनपुट्स हैं, वो हो सकती है। यहाँ पे हमने सिर्फ एफ नॉट कॉस ओमेगा टी रखा हुआ है, और ओमेगा इज बेसिकली 2 पाई एफ। ठीक है, रेडियंस के अंदर जो हमारे पास आ रहा होता है। ठीक है, अच्छा, अब इसको क्या कहते हो? ये दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ मोशन,
और मैथमेटिकली स्पीकिंग इट इज अ व्हाट इज इट इज, क्या है ये? इसको क्या बोलते हो मैथमेटिक्स की जुबान में? इस इक्वेशन का क्या नाम है? न्यूटन डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल। दिस इज एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में ये कितने ऑर्डर की ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है? सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर की ऑर्डिनरी, ठीक है। और इसमें वेरिएबल क्या है? इसमें वेरिएबल एक्स ऑफ टी है, ठीक है, जो कि बॉडी का एम्पलीट्यूड है या बॉडी का रिस्पॉन्स है, ठीक है। तो एम एक्स डबल डॉट ब्रैकेट में इट शुड बी टी, लेकिन हम टी नहीं लिखते जनरली टू कीप इट सिंपल, तो एम एक्स डबल डॉट प्लस के एक्स इज इक्वल टू एफ नॉट कॉस ओमेगा टी, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं? आपके पास ऑर्डिनरी ओडी कितने टाइप्स की होती है, याद है? कितने टाइप की ओडी होती हैं? दो टाइप की ओडीज होती हैं। दो टाइप की। एक को आप कहते हो, एक को आप कहते हो होमोजीनियस और एक को कहते हो नॉन होमोजीनियस, याद है? यस सर। होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस में क्या फर्क होता है, याद है अगर तो वेरिएबल्स का डिफरेंस होता है। नहीं, जो होमोजीनियस होती है दैट इज इक्वल टू जीरो, और जो नॉन होमोजीनियस होती है दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो। जिस तरह अब ये जो है ये नॉन होमोजीनियस है हमारे पास, चैप्टर 2 में हमारे पास होमोजीनियस थी, ठीक है। अब अगर ये नॉन होमोजीनियस है तो याद होगा कि नॉन होमोजीनियस को आप किस तरह सॉल्व किया करते थे, याद है? मेथड्स होते थे उसके सॉल्व करने के, दो स्टेप्स होते थे। एक को आप कहते थे पर्टिकुलर सॉल्यूशन, यस सर। एक को आप कहते थे होमोजीनियस सॉल्यूशन, बिल्कुल, ठीक है। ये बड़ी जबरदस्त चीज है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन और होमोजीनियस सॉल्यूशंस। यस सर। पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता था और होमोजीनियस सॉल्यूशन क्या होता था? होमोजीनियस सॉल्यूशन ये होता था कि आप अज्यूम करते थे mx डबल डॉट प्लस kx इज इक्वल टू 0 और आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में सॉल्व कर देते होते थे। चैप्टर 2 आ जाता है यहाँ, क्योंकि mx डबल डॉट प्लस kx इक्वल टू 0 या mx डबल डॉट प्लस cx डॉट प्लस kx इक्वल टू 0 ये चैप्टर 2 में आप सॉल्व कर चुके हो, ठीक है ना? तो ये ये सॉल्यूशन डायरेक्टली तुम्हारे पास चैप्टर 2 से आ जाता है, ठीक है। जो सॉल्यूशन रह जाता है वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है हमारे पास, ठीक है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन आप बेसिकली सॉल्व करते हो, जो आप चैप्टर 3 में हम करेंगे, ठीक है। और दोनों को हम सम कर देते हैं, होमोजीनियस सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन को, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली नॉन होमोजीनियस सॉल्यूशन आ जाता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है जनाब। अच्छा, अब क्या होता है बेसिकली, पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा होता है और होमोजीनियस क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा होता है? ये जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है ये क्या है और होमोजीनियस क्या है? पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपको स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन दे रहा होता है और होमोजीनियस सॉल्यूशन आपको ट्रांजिएंट सॉल्यूशन दे रहा होता है, ठीक है। और ट्रांजिएंट सॉल्यूशन क्या होता है? व्हाट इज ट्रांजिएंट? जो कि आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम vanishes from the system because of the damping, ठीक है ना, कि ये सिस्टम से निकल जाता है और अल्टीमेटली सिस्टम सिर्फ और सिर्फ स्टेडी स्टेट के अंदर ऑसिलेट करता रहता है, ठीक है। अच्छा, तो होमोजीनियस सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन मींस कि जिस वक्त भी आपके पास, अगर मैं इसको समराइज करूं सारी डिस्कशन को, तो जिस वक्त हमारे पास एक नॉन होमोजीनियस सॉल्यूशन आता है किसी इक्वेशन का, तो नॉन होमोजीनियस सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ ट्रांजिएंट सॉल्यूशन एज वेल एज स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन, ठीक है। और जो ट्रांजिएंट सॉल्यूशन होता है वो अल्टीमेटली सिस्टम से गायब हो जाता है और यू आर लेफ्ट विद ओनली पर्टिकुलर सॉल्यूशन, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो है वो स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन होता है और सिस्टम एक स्टेडी स्टेट के अंदर एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करता रहता है, एक सर्टेन एम्पलीट्यूड के साथ। और इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन मैं किस तरह करूंगा?
वो पर्टिकुलर सोल्यूशन यही होगा mx डबल डॉट प्लस के एक्स इज इक्वल टू एफ नॉट कॉस ओमेगा टी। इसको जिस वक्त मैं सॉल्व करूंगा तो वो मुझे पर्टिकुलर सोल्यूशन देगा। अगर मैं इसको इक्वल टू 0 कर दूंगा, ठीक है, तो वो मेरे पास होमोजीनियस सोल्यूशन होगा जो चैप्टर 2 से आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पर्टिकुलर सोल्यूशन के अंदर जो मेजर कंट्रीब्यूशन आ रही है वो इस फंक्शन की आ रही है, एफ नॉट कॉस ओमेगा टी की आ रही है। ठीक है, तो सिस्टम से ये सिस्टम से गायब हो जाएगा और सिस्टम में ये हमेशा रहेगा, उस वक्त तक रहेगा जब तक ये एफ नॉट कॉस ओमेगा टी सिस्टम के ऊपर इंप्लीमेंट होती रहती है। एज यू रिमूव दिस एफ नॉट कॉस ओमेगा टी, सिस्टम डिके होगा और सिस्टम ट्रांजिएंट सॉल्यूशन में जाके सिस्टम अपनी जगह पे आके स्टेबल कंडीशन के अंदर आ जाएगा, चैप्टर 2 दोबारा एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है जनाब। तो सिस्टम का जो सिस्टम जो जनरली सिस्टम हम डील कर रहे होते हैं वो सिस्टम बेसिकली आपके 4 सिस्टम्स होते हैं और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ स्टेडी स्टेट एंड ट्रांजिएंट सॉल्यूशन होते हैं। उस ट्रांजिएंट सॉल्यूशन सिस्टम से बाय द एंड ऑफ डे गायब हो जाता है एंड यू आर लेफ्ट विद ओनली स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन। उस सिस्टम जो है वो ऑसिलेट करता चला जाता है। ठीक है, मजीद आगे क्लियर हो जाएगी। जस्ट लाइक दिस वन। अब ये सिस्टम स्टैंडर्ड है आपके पास। अब एफ ऑफ टी आपके पास ये एग्जिस्ट कर रहा है, मीन के सिस्टम फोर्स्ड है। ठीक है, जिस वक्त मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है, तो इट विल बी एफ ऑफ टी एंड के एक्स सी एक्स, ये नेगेटिव में होंगे, ये पॉजिटिव में होंगे, विल बी इक्वल टू एम एक्स डबल डॉट। जिस वक्त मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो एम एक्स डबल डॉट प्लस सी एक्स डॉट प्लस के एक्स इक्वल टू एफ ऑफ टी। क्योंकि सिस्टम हमारे पास फोर्स्ड है तो हम उसके पर्टिकुलर सॉल्यूशन और होमोजेनियस सॉल्यूशन में जाएंगे। ये मेरे पास होमोजेनियस सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, ये मेरे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, क्योंकि ये स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन है। देखो एक सर्टेन एम्पलीट्यूड एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी के साथ ये ऑसिलेट किए जा रहा है। ये क्या है, ये बेसिकली डिकेइंग कर रहा है। अल्टीमेटली आफ्टर सर्टेन टाइम टॉ, जो कि इसका टाइम पीरियड होता है, सॉरी टाइम पीरियड नहीं होता, इसको हम कहते हैं टाइम कांस्टेंट। ठीक है, टॉ के बाद बेसिकली ये सिस्टम से ऑलमोस्ट गायब हो जाता है, ये स्टेबल हो जाते हैं और सिस्टम इज लेफ्ट विद ओनली स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन। अगर आप ये वाली कर्व देखो तो ये देखो, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कर्व्स, दिस प्लस दिस। तो आप ये देखो थोड़ी सी यहाँ से ये डिस्टर्ब हो रही है, देखो यहाँ से थोड़ी सी मजीद कम डिस्टर्ब हो रही है और अल्टीमेटली आफ्टर टॉ ये पूरे का पूरा ट्रांजिएंट सिस्टम से गायब हो गया और सिस्टम सिर्फ और सिर्फ स्टेडी स्टेट के अंदर ऑसिलेट करता रहेगा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ तक? नो सर। चले, अच्छी बात है। ठीक है जनाब, तो ये बेसिकली होमोजेनियस और पर्टिकुलर सॉल्यूशंस हैं, इसकी डिटेल में आप नहीं जाते। ठीक है, हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर सॉल्यूशन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन को सॉल्व करने के लिए ये बेसिकली एम एक्स डबल डॉट प्लस, क्योंकि हम अनटैप्ड सिस्टम को देख रहे हैं तो अनटैप्ड सिस्टम को एम एक्स डबल डॉट प्लस के एक्स इक्वल टू एफ नॉट कॉस ओमेगा टी। पर्टिकुलर सॉल्यूशन अगेन वही मेथोडोलॉजी है जो कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ आप करते हैं कि पहले हम एक सॉल्यूशन को अज्यूम करते हैं। तो एक्स पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी। ठीक है, इसका डबल डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स डबल डॉट डेरिवेटिव क्या होगा, डॉट ओमेगा स्क्वायर एक्स कॉस ओमेगा टी माइनस के साथ, यही होगा ना? यस सर। ठीक है, एक्स ओमेगा टी और ये हम पुट करेंगे, ये यहाँ पुट होगा और ये यहाँ पुट होगा और एफ नॉट कॉस ओमेगा टी। ठीक है, कॉस ओमेगा टी दोनों तरफ है तो ये यहाँ से भी कॉमन आउट होगा, कॉस ओमेगा टी यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से, तो कॉस ओमेगा टी आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। एक्स क्या रह जाएगा, एक्स विल बी एफ नॉट ओवर के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ये हमारे पास आ जाएगा एम माइनस के साथ। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर एक्स कॉस ओमेगा टी प्लस के एक्स कॉस ओमेगा टी इक्वल्स टू एफ नॉट कॉस ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी कॉमन आउट हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो आप रह गया आपके पास माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स प्लस के एक्स इक्वल्स टू एफ नॉट। और जिस वक्त आप एक्स निकालेंगे तो ये बेसिकली हमारे पास एफ नॉट ओवर के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा।
ठीक है, और ये x की वैल्यू यहाँ पे पुट होगी तो आपके पास ये पर्टिकुलर सोल्यूशन आ गया। गॉट इट? और समझ आ रही है? यस यस सर। चलो दैट्स गुड, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया सोल्यूशन। हमने क्या किया, ये हमारे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन x ऑफ t है, और ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये कहां से आ गया? होमोजीनियस। हाँ जी, ये होमोजीनियस सोल्यूशन है। और ये कहां से आ रहा है? ये चैप्टर 2 से आ रहा है। चैप्टर 2 का Yes, sir. अनटैप्ड सॉल्यूशन अगर आपको याद हो, सबसे पहला जो आपने किया होगा दैट वाज a cos ओमेगा nt प्लस b sin ओमेगा nt। यस सर। अहमद नींद आ रही है? नो सर। हाँ मुझे तो यही लग रहा है, लगता है तूने रात शब्बेदारी की है। नहीं नहीं सर, वो जरा कनेक्शन की वजह से हो रहा होगा, पास बैठी बैठी होगी। अच्छा अच्छा जनाब, ठीक है। यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम ए और बी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, यूजिंग द इनिशियल कंडीशंस। ठीक है, जिस वक्त हम इनिशियल कंडीशन यूज करेंगे, ठीक है, इनिशियल कंडीशन क्या होती है, x ऑफ t एट टाइम t0 इज इक्वल टू 0 एंड x डॉट ऑफ t इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से हम बेसिकली इसको, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे x ऑफ t। ठीक है, x डॉट ऑफ t क्या होगा इसका, याद है कुछ, ओमेगा इंटू एफ नॉट के माइनस एम ओमेगा स्केयर कॉस ओमेगा टी प्लस इसका ए ओमेगा एन कॉस ओमेगा एन टी एंड ब्ला 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 ब्ला, इस तरह का आ जाएगा। ठीक है, और फिर हम उसमें से x, ये दो इनिशियल कंडीशंस पुट करेंगे, वो ये वो इनिशियल कंडीशन है जो कि तुमने ऑलरेडी पुट भी की होगी। ठीक है, वहां से हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी और b की वैल्यू आ जाएगी, और उनको हम a और b की वैल्यू को हम यहाँ पे और यहाँ पे प्लग इन करके ये वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है जनाब। और उसके बाद हम इस पे बेसिकली इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, और सिंप्लीफाई करके हम इसको बेसिकली इस फॉर्मेट में रख लेंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्मेट है, एक्स नॉट कॉस ओमेगा एन टी प्लस एक्स डॉट नॉट ओमेगा एन साइन ओमेगा एन टी प्लस एफ नॉट के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा एन टी। ठीक है, इसको हम, ये लेक्चर खत्म हो जाता है, अभी हम इसको स्टॉप करते हैं, नया लेक्चर शुरू करेंगे। ठीक है, तो उसमें उससे फिर इससे आगे हम शुरू करते हैं। ठीक है जनाब, ओके सर। अभी तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है तुम लोगों का? नो सर। नो सर। अच्छा चलो बस ठीक है, तो अभी फिर हम इसको स्टॉप करते हैं, और फिर जो है ना हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं।